ठीक है, कल बताती हूँ रेडिएशन विद मैटर। यूनिट थर्ड, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। तो ऐसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। तो जैसे देखो, मैंने बताया था गामा रेज क्या होती हैं। गामा रेज भी तो न्यूक्लियर रेडिएशन ही होती है। गामा रेज कब इमिट होती हैं? पहले अल्फा बीटा पार्टिकल तो पहले इमिट हो जाते हैं। अल्फा बीटा पार्टिकल जब इमिट होते हैं, जैसे ये कोई आपका न्यूक्लियाई है, इससे अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, अल्फा डिके होता है इसका। तो उस केस में क्या होता है, Z-2 Y A-4 प्लस 2He4। ठीक है, ये अल्फा डिके हो गई रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूक्लियाई क्या है आपका, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूअसली अल्फा बीटा डिके होता रहता है। तो अल्फा डिके यदि होता है इसका, तो 2He4 इमिट होगा, हीलियम न्यूक्लियस। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है, मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होता है आफ्टर अल्फा डिके, ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होता है आफ्टर अल्फा या बीटा डिके, वो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपके एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी कंपेयर टू इसके बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अल्फा डिके में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, बीटा डिके में भी एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें से वो कुछ तो अल्फा पार्टिकल में, कुछ इस प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस वाले अनस्टेबल न्यूक्लियाई के कंपेयर में इस प्रोडक्ट न्यूक्लियाई की एनर्जी जो है ज्यादा होती है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टार। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में मतलब जैसे मान लीजिए ये तो है आपका ग्राउंड स्टेट और ये है आपका एक्साइटेड स्टेट। तो न्यूक्लियाई कहाँ पर है अभी बीटा डिके करने के बाद में? एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट में वो कुछ लाइफ टाइम के लिए ही रहेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो फोटोन डिके करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा और वापस कहाँ आ जाता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है इसकी फोटोन, उसी को क्या बोलते हैं हम, गामा रेज और गामा डिके। क्योंकि गामा रेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है कि नहीं? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मतलब फोटोन, फोटोन फोटोन के रूप में वो क्या होगा, फोटोन की फॉर्म में अपनी एनर्जी रिलीज करता है और वापस में वो किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो गामा डिके कब होता है, आफ्टर अल्फा बीटा डिके। आप ये बोल सकते हैं कि गामा डिके कब होता है, पहले न्यूक्लियाई अल्फा या बीटा डिके करता है, अल्फा बीटा डिके करने के बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वो जब एक्साइटेड स्टेट से कुछ लाइफ टाइम के बाद में वो जब ग्राउंड स्टेट में आता है, तब वो गामा डिके करता है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं गामा डिके होने के बाद में क्या होगा, ये न्यूक्लियाई आ जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट में, साथ में यहाँ पर क्या होगा, गामा रेज एमिट होंगी, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अब अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर गामा रेज इंटरेक्शन विद मैटर। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि गामा रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज
with matter. ये टॉपिक है आपका। इससे पहले आपका ये भी एनर्जी लॉस बाय अ हैवी चार्ज पार्टिकल इन मैटर। ये थोड़ा लेंथी रहेगा, मैं टाइम कम है तो छोटा वाला करा देती हूँ कोई। इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। तो गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एंड इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, गामा रेज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, emitted in the form of photons and move with the velocity of light। अब इनका रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है, साथ में इनका चार्ज भी जीरो होता है। when alpha and beta particle are emitted from the radioactive nuclei, they goes to the excited state and the excited nuclei return to the ground state by emitting the gamma rays। ठीक है, ये चीज मैंने आपको भी क्लियर कर दी, इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। These gamma rays are not reflected by the electric and magnetic field। तो गामा रेज क्या होती हैं? गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग and hence their absorption by matter is different from that of charged particle। ठीक है, अब है आपका लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज। नोट्स में से पढ़ लेना हो तो जो समझाया है मैंने वो लिख दी। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज। ठीक है, सपोज ए बीम ऑफ गामा रेज ऑफ I0 इंटेंसिटी इज इंसिडेंट ऑन ए स्लैब ऑफ थिकनेस x and the intensity of gamma ray decreases with the thickness of the slab। जैसे मान लीजिए ये आपका है कोई स्लैब, ठीक है, और उस स्लैब का जो विड्थ है वो x है। ठीक है, अब इसमें कोई I0 इंटेंसिटी का गामा रेज इंसिडेंट होता है। ठीक है, लिखा है सपोज ए बीम ऑफ गामा रेज, सपोज ए बीम ऑफ गामा रेज incident on a matter of thickness x। ठीक है, a beam of gamma rays incident on a matter of thickness x। ठीक है, with initial intensity, इनिशियल इंटेंसिटी आपने मान लीजिए कि I0 की जो जो गामा रेज बीम इंसिडेंट हो रहा है किसी मैटर पर, उस मैटर में जब इंसिडेंट होता है तो उस इनिशियल उसकी जो इंटेंसिटी है वो I0 है। ठीक है, अब ये जो I0 इंटेंसिटी का गामा रेज इसके अंदर जाएगा मैटर के अंदर, तो मैटर के अंदर क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनसे क्या है? स्ट्राइक होगा। तो जैसे जैसे वो पार्टिकल से स्ट्राइक होगा वैसे वैसे क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी पार्टिकल्स को देता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस में जाएगा इसके अंदर वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द बीम एज इट पासेस थ्रू द स्लैब इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। Then change in the intensity of gamma beam is proportional to the in the matter। The change in the intensity of gamma rays in the matter is first proportional to the किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल इंटेंसिटी। ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी I0 के तो प्रोपोर्शनल होगा
and proportional to the thickness of the slab and proportional to the thickness of the slab. ठीक है, तो मान लीजिए then thus in passing through a small thickness dx the change in intensity is di. अब मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई dx डिस्टेंस ले ली, ये टोटल डिस्टेंस है मैटर की x, उसमें से आपने dx डिस्टेंस ले ली, उस dx डिस्टेंस में इसकी इंटेंसिटी में चेंज हो गया di. ठीक है, if di is the change in intensity, di is the change in intensity after passing dx distance, after passing dx distance in the matter. di is the change in intensity after passing the dx distance in the matter. तो चेंज इन इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? फर्स्टली किसके प्रोपोर्शनल है? टू द इनिशियल इंटेंसिटी, और इनिशियल इंटेंसिटी कितना है? I0. सेकंड वो किसके प्रोपोर्शनल है? टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब. तो di किस में चेंज हुआ है? जब उसने dx डिस्टेंस, तो dx के भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप यदि हटाते हैं तो म्यू यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और उस म्यू को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. म्यू इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट. देखिए गामा रेज जब इस मैटर के अंदर जाता है तो उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनसे एक्सट्रैक्ट करेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा, तो अपनी एनर्जी क्या होगा? इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाती है. तो इंटेंसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है मैटर में, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है? यहाँ पर माइनस. डिक्रीज हो रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इंटेंसिटी पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? वो किसी ना किसी तरीके से इस मैटर में इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए म्यू जो कांस्टेंट दिया है उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट. और माइनस इसलिए लगाया है बिकॉज इंटेंसिटी जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी, इसलिए उसको माइनस कर दिया है. म्यू इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. अब यहां से देखो डी आई इज इक्वल टू आ रहा है आपका म्यू I0 dx. ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? डी आई बाई I0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एक्स. अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा E I0, मैं इसको I2 I0 लिख सकती हूँ ना. अच्छा, I0 to 0 और 0 to x. ठीक है, पूरे मैटर में देखो ये वाला मैटर लिया था आपने 0 to x. ठीक है, तो आपका जब डिस्टेंस में x है, x कितना है? 0 है, x 0 है, उस टाइम पर इंटेंसिटी कितनी है? I0. और जब आपकी x हो जाएगा डिस्टेंस, तब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0. तो जब 0 है x तो इंटेंसिटी I0, और जब x है तो 0. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस म्यू एक्स, और ये हो जाएगा आपका ln log I0. ठीक है,
किसी एक्स डिस्टेंस पे मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी आई हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका log आई अपॉन आई जीरो। एक सेकेंड रुकना अभी, है ना। तो यहाँ से मैं यदि आई इज इक्वल टू लिखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस म्यू एक्स। हाँ ठीक है। आप कह नहीं सकते कि लास्ट में जाके उसकी एनर्जी जीरो ही होगी, इंटेंसिटी जीरो होगी, डिक्रीज हो सकती है। आई जीरो तो स्टार्टिंग में इंटेंसिटी कितनी है, आई जीरो, वो तो मैक्सिमम है। अब बस यहाँ पर कोई एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर कम हो सकती है, कम ही होती जाएगी यहाँ तक, पर आप कह नहीं सकते कि जीरो हो जाए, ये नहीं कह सकते, बिकॉज जो गामा बीम होता है वो आपका हाईली पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है गामा रेज की, और हमने गामा बीम यूज किया है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। तो इसका ग्राफ भी आप ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू कितना होगा, आई जीरो मैक्सिमम, उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, आई जीरो, इस पर आपने आई ले लिया और यहाँ पर x ले लिया, ठीक है। तो इसमें आप x इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू जीरो पर i इज इक्वल टू कितना आएगा, i इज नॉट मैक्सिमम। उसके बाद आप जैसे जैसे जाएंगे डिस्टेंस के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिके होगा इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी will decreases exponentially inside the matter. Intensity of gamma rays will decreases exponentially inside the matter. तो मैटर के अंदर इंटेंसिटी जो है एक्सपोनेंशियली डिके होगी। इसी में और एक दो चीजें बता देती हूँ, जैसे म्यू इज इक्वल टू आपने ले लिया एक्स इनवर्स, इफ म्यू इज इक्वल टू कितना है, एक्स इनवर्स है, तो म्यू को जब आप एक्स इनवर्स लेंगे 1/x, तो 1/x से x कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट i इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जीरो ई टू दी पावर माइनस वन, ई टू दी पावर माइनस वन की वैल्यू होती है 0.37। इसका मतलब क्या है, i बाई आई जीरो इज इक्वल टू 37%, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। म्यू इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब which reduces the intensity of gamma rays by 37% of its initial velocity. ठीक है, उसके बाद इसमें एक मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी है, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब। मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या था, म्यू था ना, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एम से, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एम से। म्यू एम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट absorption coefficient divide by density, नहीं डेंसिटी नहीं, हाँ डेंसिटी, ठीक है। तो म्यू एम इज इक्वल टू होता है म्यू बाई रो, ये हो गया आपका मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, है ना। हाफ डेप्थ पेनिट्रेशन भी यहीं से बता सकते हैं। हाफ डेप्थ मतलब कि
x2 x half, half depth penetration. Half depth penetration is defined as thickness of the slab which reduces the intensity of gamma rays to half of its initial value. ठीक है, putting, जैसे आप हाफ लाइफ लिखते हैं ना, I इज इक्वल टू I0/2, ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस में आपकी इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ हो जाती है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू x हाफ, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो I इक्वल्स टू I0 e टू द पावर माइनस म्यू x, इसमें क्या लिखेंगे आप, I को I0/2 I0 e टू द पावर माइनस म्यू x हाफ, ठीक है। I0 से I0 1/2 है, तो इसको 2 लिखेंगे तो ये e टू द पावर प्लस म्यू x हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 e टू द पावर माइनस म्यू x हाफ है ये, ठीक है। तो इसको मैं प्लस कर देती हूँ और इसको 2, ये प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, log e 2 म्यू x हाफ, ठीक है। log e 2 का वैल्यू आपको पता है 0.693 होता है, तो x हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई म्यू, ठीक है। जैसे आप वहां पे रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ पढ़ते हैं ना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई डिके कांस्टेंट होता है वहां पर लैम्डा, हाँ वहां पर पढ़ते हैं आप हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो डिके कांस्टेंट आता है, यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आ रहा है। ये हो गया आपका हाफ डेप्थ, मतलब रेडियो एक्टिव जो आपने मैटर लिया था उस मैटर का वो डिस्टेंस जहां पर आपकी इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ हो जाती है, तो वो वाली जो डिस्टेंस है वही क्या होगी, हाफ डेप्थ पेनिट्रेशन। उसको सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उस मैटर का, सब क्योंकि हर एक मैटर का अपना एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, तो वो पता है तो आप उसका वो निकाल सकते हैं हाफ डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, परसों।